मैं अपना रास्ता वहां से ऊपर से ढूंढ रहा था, पानी में से जूते निकाल के, और पाँव स्लिप हो जाता तो नीचे जाता। बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी रोड थे, और ऊपर तक भी जाया मैं ऊपर से रास्ता ढूंढने के लिए। ऊपर भी जंगल आ गया, कहीं से रास्ता नहीं मिला। शायद से थकान के कारण, एनर्जी की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण दिमाग भी अच्छा काम नहीं कर रहा है। अब ये नदी के उस साइड का एरिया है। भालू अगर ऊपर से आते हैं ना, जब ठंड बढ़ जाती है तो दूसरी साइड से आते हैं, इस साइड से नहीं आते। जैसे इस साइड से आदमियों को दे रखा है एरिया उन्होंने। ज़्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग बोलना मेरे से हो नहीं पा रहा है, थकान बहुत लग रही है, यहाँ सांस चढ़ रहा है। बादल आते जा रहे हैं, ये देखो, और ये बारिश करेंगे थोड़ी थोड़ी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। इससे पहले ये देखो मेरे पास भी आ गई है, मेरे ऊपर। इससे पहले ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़े मैं निकलता हूँ। ये ऊपर से जो पानी गिर रहा है, ये स्नो के मेल्ट होने से आ रहा है, उससे झरने बन रहे हैं। ये यहाँ तक स्नो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन ऊपर पीछे की साइड स्नो है। और ये इतने स्टीप क्यों है ये पहाड़, इसका रीज़न मेरे को पॉसिबल ये लगता है कि यहाँ पे काफ़ी साल पहले तक ग्लेशियर आगे तक होगा, आइस एज वगैरह में, और हिमालय ऊपर की तरफ राइज भी कर रहे हैं, तो इनकी स्टीप साइड्स को ग्लेशियर ने कट कर दिया होगा, और वो वैसे कट होते होते ऊपर भी राइज करते रहे। ये पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है मेरी, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैं अपना रास्ता वहाँ से ऊपर से ढूंढ रहा था, पानी में से जूते निकाल के, और पाँव स्लिप हो जाता तो नीचे जाता। बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी रोड थे, और ऊपर तक भी जाया मैं ऊपर से रास्ता ढूंढने के लिए। ऊपर भी जंगल आ गया, कहीं से रास्ता नहीं मिला। फिर अब वापस मैं जा रहा था, मैंने सोचा वापस ही जाना पड़ेगा मेरे को, फुर्किया वापस जा रहा था, तो मैंने नीचे से खड़ा होकर देखा ठीक से, मैं यार कोई तो रास्ता होगा। तो फिर मेरे को ना ये कॉम्यूफ्लैज ब्रिज दिखाई दिया, ये देखो, ये अभी जूम करके दिखाऊंगा, ये देखो। तकरीबन 45 मिनट मेरी वेस्ट होगी उसको क्रॉस करने में, ऊपर नीचे जा जाके रास्ता ढूंढने में। शायद से थकान के कारण, एनर्जी की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण दिमाग भी अच्छा काम नहीं कर रहा है, चीज़ें भूल रहा हूँ मैं। और ये सामने ग्लेशियर दिखाई दे रहा है, तो पहुंचे ना पहुंचे, ग्लेशियर तो देख ही लिया हवा ने। ग्लेशियर क्या है, बहुत सारी बर्फ़ एक साथ इकट्ठी है जो थोड़ी हार्ड एंड फॉर्म में है। फॉरेनर्स आते हैं, इसको भी क्लाइंब करते हैं। ऐसे ऐसे काम करना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन कभी वैसा एनवायरनमेंट और एक्सपोजर मिला ही नहीं। इच्छा तो है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो छोटी सी हट किसी ने कितनी अच्छी बना रखी है। कोई शायद चरवाहे वगैरह रुकते होंगे यहाँ पे, क्योंकि उनकी भेड़ बकरियाँ यहीं चरती हैं 6 महीने। मेरे शूज़ भी आगे से फट गए, ट्रैकिंग शूज़ नहीं है, स्पोर्ट्स शूज़ है, और आगे से थोड़े लूज भी हैं, तो उससे लग भी रहा है जूता। हालांकि बैंडेड लगा लिया मैंने, बैंडेड थी मेरे पास। जूते ऐसे ही होने चाहिए, एंकल को सपोर्ट करें, राइट फिट हो, वाटर प्रूफ हो, ट्रैकिंग शूज़ होने चाहिए प्रॉपर, अदरवाइज़ ये ऐसे और नुकसान हो जाता है। अब ये नदी के उस साइड का एरिया है। भालू अगर ऊपर से आते हैं ना, जब ठंड बढ़ जाती है तो दूसरी साइड से आते हैं, इस साइड से नहीं आते। जैसे इस साइड से आदमियों को दे रखा है एरिया उन्होंने। और बहुत अभी सुबह चला तो वैसा ही थका हुआ महसूस कर रहा था, जैसा कल रात को तो महसूस कर रहा था सोने से पहले। हालांकि नींद तो अच्छी ली, लेकिन शायद से एल्टीट्यूड के कारण सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बिल्कुल ही एनर्जी नहीं बची हुई। मैं सोच रहा था कि लेडीज़ भी करती हैं यार इसको, ज़्यादा एज वाले लोगों ने भी किया है। उसका एक रीज़न तो ये भी है कि वो बड़े शॉर्ट ट्रैक्स करते हैं, एक दिन में शॉर्ट पोर्शन कवर करेंगे, ज़्यादा नहीं चलते। सेकंड, वो वेट भी नहीं लेके चलते, वेट वगैरह के लिए पोर्टर वगैरह होते हैं उनके साथ। लेकिन अपने को मैनेज करना पड़ेगा, ज़्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग बोलना मेरे से हो नहीं पा रहा है, थकान बहुत लग रही है, यहाँ सांस चढ़ रहा है।
ये शेड बन रही है यहाँ पे और इसको बना रहे हैं नेपाल के वर्कर। लोकल काम नहीं करना चाहते यहाँ पे कहते हैं, और नीचे प्लेन्स में जाके दूसरे काम करते हैं। प्लेन्स वाले जैसे बिहार वगैरह से, यूपी वगैरह से आगे लोग काम नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि इतनी हाइट है, इतनी ठंड है और एल्टीट्यूड सिकनेस है। पहाड़ी लोगों की जो बिल्ट है ना, वो इन्हीं माउंटेन्स के हिसाब से बनी हुई है। लाइट बॉडी वेट है, छोटी हाइट है, इसे सेंटर ऑफ मास बॉडी का नीचे लाई करता है, क्लाइंब करने में आसानी रहती है। अब मेरे जैसा जिसका बैक के साथ ही वेट 100 किलो हो रखा हो, 6 फुट हाइट हो और कभी क्लाइंब करना ही ना पड़ता हो, उसके लिए तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है यहाँ आके काम करना। अभी मेरे को हाई एल्टीट्यूड सिकनेस टाइप भी फील हो रहा है, काफ़ी नोजिया हो रहा है। लैंडस्लाइड हो रखी है, कहीं से दिखाई दे रहा है कहाँ से जाना है? नहीं दिखाई दे रहा ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरी साइड से देख रहा हूँ कि रास्ता आ कहाँ से रहा है और इस साइड से कैसे मिल सकता है। ये उस साइड से देखो, ये आ गया रास्ता, जूम करके दिखाता हूँ। ये इधर से रास्ता आ रहा है और ये इधर से कहीं से जाएगा। ग्लेशियर का बेस्ट व्यू आ रहा है। अभी देखो धीरे धीरे बादल आ जाएंगे, इसलिए मैंने अर्ली मॉर्निंग ट्रैक स्टार्ट किया था। यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा जहाँ पे स्टे करके बंदा या रुक कर वापस जा सकता है। यहाँ से ग्लेशियर का बेस्ट व्यू आता है और अब बादल आने लग गए, इसीलिए मैंने जल्दी स्टार्ट किया था ट्रैक और मेरे को फ़ायदा हो गया। मैं ग्लेशियर देख के जाऊँगा और अभी जो मंदिर है बर्फानी बाबा का, वहाँ तक जाके आऊँगा मैं। अगर किसी ने केवल ग्लेशियर तक आना हो, ग्लेशियर ही देखना हो, तो वो यहाँ से वापस भी जा सकता है, लेकिन मैं काम पूरा ही करके जाऊँगा अब जो है। नेपाली लोग भी बड़ी अलग ही ब्रीड है। एक टाइम था जब उत्तराखंड हिमाचल तक गुरखे राज करते थे और एल्टीट्यूड के हिसाब से इतने ज़्यादा अडेप्ट हैं वो। उनके लंग्स हैं जैसे उनकी ज़्यादा एफिशिएंट हैं, और शेरपा वगैरह का तो कहते हैं कि उनके लंग्स ही नॉर्मल आदमी से बड़े हैं। तो इनका तो पूरा तगड़ा एवोल्यूशन हो रखा है। हाइट पे लड़ने के लिए भी, डिसिप्लिन में भी गुरखा रेजिमेंट बेस्ट मानी जाती है। और ऐसी रिमोट लोकेशन पे रहना, काम करना इतनी ठंड में, नेपाली लोग ही कर सकते हैं। ये अपने भाई साहब हैं नेपाल से जो यहाँ काम करते हैं। मेरे को इनमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, जब मुस्कुराएंगे तब पता लगेगा। मुस्कुराओ सर। इन्होंने दांतों के आगे सोना लगवा रखा है, ये इनका कल्चर का पार्ट है। और इन्होंने बताया कि वो झोपड़ियाँ बना रखी हैं और गर्मियों के टाइम पे, बारिश के टाइम पे यहाँ पे भेड़ चरती हैं और वो उधर घोड़े भी चर रहे हैं, और इनके मालिक जो है वो रहते हैं इनमें, और बकरियाँ भी रहती हैं। वो देखो उधर। मेरे को ये ट्रैकिंग के लिए स्टिक मिली है, किसी की बनाई हुई, रास्ते में पड़ी थी, आगे से शार्प कर रखी है, जो ज़मीन में अच्छे से हम गाड़ के चल सकते हैं। और अब सूरज निकला है बढ़िया, ऊपर आ गए हैं बादल, और ये कह रहे हैं थोड़ी देर में सारा भर जाएगा 12 बजे से पहले। और धूप आने के बाद मुझे भी काफ़ी बेटर फील हो रहा है, शायद से थोड़ा अडेप्ट कर गया हूँ मैं भी एल्टीट्यूड के हिसाब से। ये दिख रहा ग्लेशियर सामने, और मैं इसकी अभी फ़ोटो ले रहा हूँ क्योंकि क्या पता कुछ देर में बादल आ जाए, इतने मैं वहाँ पहुँचूँ। ये मेरे बैकग्राउंड में आप लोग पिंडारी ग्लेशियर देख रहे हो। आखिर पहुँच ही गया, बहुत स्ट्रगल के बाद, बहुत स्ट्रगल। हेल्थ भी बहुत ठीक नहीं थी मेरी, सारी प्रॉब्लम्स हुई, खूब क्रैम्प्स पड़े, केवल थाइज में नहीं, काफ्स में भी, स्टमक में भी। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था
सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो ये था कि अकेला था मैं। आज इस पॉइंट पे कोई भी नहीं पहुंचा ग्लेशियर में, और मैं सुबह उठ के चला था, बीच में घूम भी हो गया, टाइम भी वेस्ट कर दिया, लेकिन ठीक ठाक स्पीड खींच के मैं यहाँ तक पहुँच गया। इससे पहले कोहरा भी आपको मैं दिखाऊंगा कि कितना ज़्यादा होता जा रहा है सराउंडिंग में। मेरे को तकरीबन लग गए यहाँ पे पहुँचने में 4 घंटे। अगर बीच में घूमनी होता थोड़ा सा टाइम भी कम लगता। हवा बहुत ठंडी और तेज़ चल रही है, ज़्यादा देर नहीं बैठ पाऊँगा यहाँ पे, और जल्दी वापसी शुरू करूँगा। बहुत सारी लर्निंग थी इस ट्रैक की, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा ट्रैक मैं 3 दिन का इस तरीके से कर पाऊँगा। अगर वो दोस्त बोलता नहीं मुझे कि भाई चलो चलते हैं, तो शायद मैं ढूंढता ही रहता और सीज़न ही चला जाता है कोई कंपेनियन। सेकंड फिर बस निकल गए थे तो मेरे से वापस मुड़ा नहीं गया। फिर उन 4 लड़कों का साथ हुआ था, वो वापस चले गए बीच में से क्या काफ़ी पहले ही चले गए। वो दवाली से भी 2-3 किलोमीटर पहले ही चले गए। तो उसके बाद मेरे को कोई ट्रैकर भी नहीं मिला जिसके साथ कर लूँ, कोई भी नहीं था, अकेला आया हूँ मैं यहाँ पे। बस रास्ते में मजदूर वगैरह मिले मुझे। अब काफ़ी हद तक डर ख़त्म हो गए, काफ़ी हद तक। तो डर लगता था कहीं ज़्यादा बीमार ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। सब प्रॉब्लम हुई। मेडिसिन थी साथ में, मैंने मेडिसिन ले ली। पाँव में थोड़ा लगा तो बैंडेड में लेके नहीं आ रहा था। वो दोस्त जो वापस गया देहरादून से, उसने दी थी वो बैंडेड यूज़ की मैंने। और गिरने का डर, कोई जानवर मिलने का डर, कोई जानवर अटैक करते, भालू वगैरह तो है यहाँ पे बहुत। और मौसम अचानक बदलता है यहाँ पे, इतनी देर में ही इतने सारे बादल हो गए, तो यहाँ से मेरे को जल्दी से वापस निकलना चाहिए। तो ये सब था मेरा एक्सपीरियंस, बहुत लर्निंग थी, और काफ़ी प्राउड भी फील हो रहा है कि मैं अकेला कर पाया, क्योंकि यहाँ के लोकल्स हैं वो भी हैरान थे कि मैं अकेला कैसे आ गया इतनी दूर से। और शायद अभी मेरी आवाज़ के साथ हवा की काफ़ी आवाज़ आएगी, और पता नहीं कि कैसी अच्छी वॉइस क्वालिटी होगी नहीं होगी, लेकिन अगर जिसने सुननी होगी तो सुन लेगा। और मैं भी इसको दोबारा कभी सुनूंगा कि कभी मेमोरीज को चेरिश करना होगा। अब आपको यहाँ से वैली का व्यू दिखाता हूँ। वैली तो नहीं है ये, लगा लो इस सराउंडिंग माउंटेन्स हैं इतने हाई, और नीचे से पिंडारी रिवर जा रही है, पीछे पिंडारी ग्लेशियर है। ठीक है, अब इसके बाद वापसी स्टार्ट करूँगा। आगे का जो रास्ता रहेगा कैसे लौटूंगा और वो सब, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा। अब इसकी बैटरी ख़त्म हो गई है बिल्कुल, मैं वापस निकलता हूँ। चलो ओके बाय, टेक केयर। बादल आते जा रहे हैं, ये देखो, और ये बारिश करेंगे थोड़ी थोड़ी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। इससे पहले ये देखो मेरे पास भी आ गई, ये मेरे ऊपर। इससे पहले ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़े मैं निकलता हूँ। तकरीबन 11:15 तो हो चुके हैं, और अब थोड़ा पानी पीऊँगा। पहली बार ही बैठा हूँ पूरे ट्रैक में, पूरा होने के बाद जिस पॉइंट पे पहुँचता हूँ वहीं जाके बैठता हूँ। यहाँ एक पिंडारी बाबा भी है, उनसे मैंने मिलना था लेकिन टाइम कम था। मेरे को ग्लेशियर के जितना पास हो सके उतने पास तक जाना था धुंध आने से पहले, और वापस मुझे दवाली जाने का टारगेट आज मेरा। फिर क्या रुकता तो मैं और टाइम स्पेंड कर सकता था यहाँ, तो इसलिए उनसे मिलने का मैंने प्लान ना ड्रॉप कर दिया। उनके बारे में फिर भी कुछ बातें बता देता हूँ। उन उड़ीसा का बताया, इज़ अ वेल लर्न पर्सन। वो यहाँ अकेले रहते हैं, आने जाने वालों से बढ़िया मिलते हैं, चाय भी पिलाते हैं। उनके साथ पास बहुत सारी बुक्स हैं, और नवंबर में वो भी वापस चले जाते हैं नीचे बागेश्वर वगैरह। एक बार ही बताते हैं कि वो विंटर्स में यहाँ रहे थे, सारी विंटर्स में, और ध्यान लगाया था उन्होंने उस वक्त। तो ये उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोगों के पास टाइम हो, आप लोग आओ तो आप लोग मिल सकते हो। ये जो आप ग्रासलैंड टाइप देख रहे हो,
जिसमें थोड़े थोड़े पेड़ भी हैं, और गर्मियों में जहाँ प्लेजेंट वेदर हो, आसपास कोई केव्स भी मिल जाए रुकने के लिए, तो ऐसी जगह द ग्रेट हिमालयन बियर यानी भालू के रहने के लिए बहुत फेवरेबल होती है। ये बियर या लेपर्ड की शिट हो सकती है 100%, क्योंकि इसमें फर देखो कितने ज़्यादा है। नीचे बागेश्वर में मुझे एक लोकल बता रहा था, उससे मैं पूछ रहा था ग्लेशियर के ट्रैक के बारे में। वो कहता कि पहले ना उसके एक घुटने में गांठ हो गई थी, चोट लग गई थी, और उसको ऑपरेशन बता रखा था। बोला उससे पहले मैं ना ट्रैक करने चला गया एक दिन, बोले ट्रैक से वापस आया तो गांठ ही गायब मिली। तो इसलिए जो भी हार्ड वर्क हम लोग कर रहे हैं ना, ये मेंटली, फिजिकली, लर्निंग में, हर चीज़ में हेल्प करने वाला है। हम लोग सोशलाइज करते हैं गलत चीज़ों के ऊपर कई बार। मैं तो नहीं करता हूँ, चलो जैसे कभी कभी करते हैं, जैसे किसी ड्रग्स के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर। तो उससे अच्छा है कि ट्रैक करें इकट्ठे मिलकर, है ना। ट्रैक करेंगे तो कितना बेनिफिट है, टीम की तरह काम करेंगे, एक दूसरे को बेटर समझेंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। अभी मैं ट्रैक पे बेशक अकेला हूँ, लेकिन अपने थॉट्स इस वीडियो के थ्रू शेयर कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा फुरकिया पहुँचने की 1 बजे तक, और 2 बजे तक निकल जाऊँ दिवाली के लिए। इस तरीके के पानी के रास्तों को अगर जल्दी से जल्दी क्रॉस करे तो ठीक है, मतलब अर्ली डे टाइम में, क्योंकि जैसे जैसे सूरज बढ़ता है ना, इसका पानी बढ़ता जाता है। जब मैं आया था तब इसमें पानी कम था और अब ज़्यादा है। ट्रैक पे शुगर का सोर्स अच्छा चाहिए। सुबह तो मेरा कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा था, वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था। अब थोड़ी भूख लग रही है तो एक चॉकलेट खा रहा हूँ और एक बिस्कुट का पैकेट खाया अब तक सुबह तक। देख लो, एक बिस्किट का पैकेट कितनी एनर्जी दे सकता है, और एक चॉकलेट। ये एनर्जी जो है, जो पहले स्टोर्ड है फैट की फॉर्म में, वही यूज़ हो रही है। मैं इस धुंध की बात कर रहा था, इन क्लाउड्स की बात कर रहा था। ये ऐसे आ जाएंगे, पिंडारी ग्लेशियर भी नहीं दिखाई दे रहा है, इतनी ज़्यादा धुंध हो गई है। इसलिए सुबह 5 और 6 के बीच में निकल जाए आदमी, और 12 बजे से पहले कोशिश करे कि वहाँ पहुँच जाए, तभी दिखाई देगा। और प्रायोरिटी रखे इस चीज़ की कि मैं जाके देख लूँ उसको टाइम से, अदरवाइज इतनी दूर आने का फ़ायदा नहीं होगा अगर वही नहीं दिखाई दिया। सही बताऊँ तो पूरे ट्रैक पे मेरे को इस तरीके के जो रास्ते थे ना लैंडस्लाइड वाले, वो कवर करने में बड़ी मुश्किल हुई। मतलब बड़ी मुश्किल तो नहीं, थोड़ी सी मुश्किल हुई, लेकिन अगर गला कहीं सूखा तो ऐसी जगह सूखा जाके, अदरवाइज तो सारी चीज़ें ठीक थी। सपोज आदमी, ये देखो ये ट्रैक है, ठीक है, यहाँ से उसका पाँव फिसल के, या फिर मान लो लूज सोइल है, उसके कारण नीचे गिर जाए तो शायद इंजर्ड ही होगा, मरे तो नहीं गा, अगर ऊपर से उसके साथ लैंडस्लाइड नहीं हुई तो। पर मान लो अंदर है तो क्या करे, कहीं से आने का रास्ता नहीं है, तो फिर एक चीज़ करेगी, वहीं बैठ के वेट करे हेल्प की। और हेल्प कैसे पहुंचेगी, मान लो आप बोल नहीं पा रहे, थक गए हो, आवाज़ें मार सकते हो। एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि अपने साथ फ्लैश लाइट होनी चाहिए, टॉर्च वगैरह। टॉर्च मारोगे तो पता लग जाएगा अगर आपको कोई रेस्क्यू के लिए आएगा। क्योंकि जैसे फुरकिया में रुका था मैं, उनको पता है कि उनके पास सामान छोड़ के आया हूँ, कि उसने आना है वापस। अगर मैं नहीं आता शाम तक तो डेफिनेटली मेरी रेस्क्यू के लिए कोई तो आएगा। तो मैं कैसे बताऊँगा उन्हें, टॉर्च मारकर। इसलिए दिन में भी टॉर्च लेके चलना ज़रूरी है, वो टॉर्च रात को काम आ सकती है। आज मेरे 2 एम पूरे हुए हैं। एक तो ये था कि मैं वहाँ तक वॉक करूँ जहाँ तक सिविलाइजेशन एंड हो जाती है,
हिमालयाज़ के कंटेक्स्ट में। हालांकि हिमालयाज़ अगर क्रॉस करें हम तो आगे चाइना आ जाता है, वो भी देखने की इच्छा है नो डाउट, लेकिन इंडिया के कंटेक्स्ट में वो मेरी पूरी होगी कि वहाँ तक वॉक करूँ जब और कोई गांव या लोग ना हो। सेकंड, किसी भी रिवर के साथ साथ चल के उसके स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचना, कहाँ से शुरू होती है वो ना, उसकी सारी स्टोरी को समझना। तो सेकंड एम ये पूरा हुआ है। बहुत सारे पॉइंट थे जब मेरा गिव अप करने का मन था, वो इजी ऑप्शन थी। अगर मैं मुड़ जाऊंगा तो मतलब मेरे लिए इजी हो जाएगा, मैं सेफ रहूंगा, आराम से बैठूंगा, क्यों पंगे ले रहा हूँ फालतू के। कई इस तरीके के थॉट्स थे, लेकिन बस वो गिव अप नहीं किया तो ये एम पूरे हो गए। ऊपर जो माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं वो जैसे कुफू पांडा में दिखाते हैं वैसे वैसे हैं, एकदम शार्प और फॉग है जिनके अराउंड। अभी वापस जाते हुए तो मेरे को कोई थकान ही नहीं हो रही, चढ़ते हुए मेरे को बहुत ज़ोर पड़ता है, बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ता है। उतरते हुए तो चाहे कितना ही चलवा लो, आज के दिन में भी मैं खाती पहुंच सकता हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ रहा नीचे उतरते हुए तो। इन माउंटेन्स के इतने स्ट्रेट होने वाली जो मैंने थ्योरी बनाई थी कि यहाँ तक ग्लेशियर होते होंगे, उस टाइम पे इनकी स्टीप साइड को इरोड कर दिया गया, लेकिन उसको मैं अब रिप्लेस कर रहा हूँ नई थ्योरी से। मुझे लगता है जो पानी ऊपर से गिर रहा है ना झरनों की फॉर्म में, इस इरोजन के कारण हार्ड हुआ है सरफेस इन माउंटेन्स का। ट्रैक पे अगर इस तरीके के पत्थर रखे मिल जाए ना ऑर्डर में 3-4, तो समझ लेना यहाँ से रास्ता, ये रास्ता दिखाने का तरीका है। This stool is definitely of carnivorous animal. We can see a lot of fur in it. Which animal is this? This is difficult to tell, and it is quite old. ये जो छोटे छोटे रिवुलेट है, इनका सोर्स ऑफ वाटर है। पीछे देखो और माउंटेन्स हैं जिनके ऊपर स्नो है। अभी देखो फोग आ गई, वहाँ से मेल्ट हो के आ रही है इनके अंदर, और ये आगे वाले झरनों पे, आगे वाले पहाड़ों पे आगे झरने भी बनाते हैं। जुगाड़ का लेवल देखो इस ब्रिज का, कैसे नीचे पत्थर लगा रखे हैं और ऊपर लकड़ी, कैसे उस पत्थर के सारे खड़ा है उस साइड। वो बनाने वाले भी तगड़े जुगाड़ लगा रहे हैं। ये देखो टाइम से निकलने का फायदा, मैं फुरकिया जस्ट पहुंचा हूँ और बारिश स्टार्ट हो गई है। मैं अपना सारा वेस्ट वापस लाया हूँ और वापस इसमें डाल रहा हूँ। माउंटेन्स को साफ रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आगे की जनरेशन्स भी ऐसे ट्रैक्स एंजॉय कर पाएंगी, ऐसे चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर पाएंगी अगर होंगे तो ट्रैश तो कभी भी ना छोड़े माउंटेन्स में।